जो मुलाजिम हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जहां मुल्क की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी का मसला हो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आज भी बहुत से अंडरग्राउंड वर्कर जो सरकार में बैठ कर के काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कश्मीर घाटी में आतंक के सफाई के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में एक और बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। घाटी में दहशत फैलाने की साजिश रचने वालों को पनाह देने और फंडिंग करने समेत कई ऐसे आरोप हैं जिनके आधार पर पुलिस कांस्टेबल और कश्मीर यूनिवर्सिटी के PRO समेत 3 पाकिस्तानी एजेंटों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस बीच PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन के एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है और इस कार्रवाई पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और आज इसी बड़े एक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। JKLH प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो जो मुलाजिम हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जहां मुल्क की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी का मसला हो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आज भी बहुत से अंडरग्राउंड वर्कर जो सरकार में बैठ कर के काम कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो आतंक के साथ थे और इसी वजह से इन्हें बर्खास्त किया गया है। और ये कार्रवाई इस तरह की पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है और कई सरकारी जो मुलाजिम हैं उन्हें बर्खास्त किया जाता रहा है। और आज फिर एक ये कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन है ये। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ इरफान हाफिज लोन जी हैं जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और अक्सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अमीन डार जी जो कि एडिशनल स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर PDP से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में BJP के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इरफान हाफिज लोन जी और मोहम्मद अमीन डार जी दोनों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं इरफान हाफिज लोन जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरह से 3 जासूसों को एक तरह से जो यहां से मुखबरी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए और आतंकवादियों के लिए, उन पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है, कैसे देखते हैं इसे आप, इरफान हाफिज लोन जी? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, जो आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पावर्स होते हैं सरकार के पास कि वो इसमें किसी व्यक्ति का डिसमिसल कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रोविजन है कि डिसमिसल से पहले आप मौका दे सकते हैं, इंक्वायरी बिठा सकते हैं, जिसके खिलाफ आरोप है उससे आप पूछ सकते हैं कि हमें आपके खिलाफ ये चीज है। लेकिन उसी 311 में प्रोविजन है कि अगर सिक्योरिटी का मामला हो तो कोई इंक्वायरी, कोई सुनवाई का मौका नहीं। तो हम पहले उस प्रोविजन को ही कहते हैं कि वो अल्ट्रा वायलेंस है। आप भी समझिएगा, एक अल्ट्रा वायलेंस है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस जो है यूनिवर्सल लॉ है और हमारे देश में भी वो लॉ है जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किसी को कंडेम करने से पहले, आरोपी बताने से पहले मौका देना चाहिए, वो नेचुरल जस्टिस है। और लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि आप उसमें अगर आपने ऑर्डर भी देखा होगा, उसमें यह कहा गया है कि नो इंक्वायरी, स्ट्रेट वे इसे खत्म कर दीजिए। मैं समझता हूं दिस इज वायलेशन ऑफ सेटल पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सल लॉ और द लॉ ऑफ द लैंड, जो हमारे मुल्क का लॉ है, वायलेशन ऑफ दैट नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना हार्ड स्टेप लेना आपको समझना होगा कि कोई अगर अर्न लाइवलीहुड करता है, उसके पीछे उसका परिवार होता है, उसके माता पिता, उसके बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल टर्मिनेट सर्विसेज से करना, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। हां, अगर आपको लगता है किसी ने कोई अपराध किया है, एंटी नेशनल एक्टिविटी की है, तो मुझे लगता है पहले अगर इस तरीके का जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, हमने भी PRO साहब के बारे में सुना है, सारे लोग शॉक्ड है, जो उनकी एंटीसीडेंट्स है कहते बहुत बढ़िया है,
कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं आया है। तो ऐसे हालात नहीं तो क्या ये कार्रवाई क्या ऐसे ही हो गई या हवा में कार्रवाई हो गई? इस पर तो बाकायदा जांच पड़ताल हुई होगी, इस पर जांच पड़ताल हुई होगी, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई होगी ना। इरफान हाफिज लोन जी, आप तो काफी विद्वान हैं, समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी कानून अगर है, संभावना होती है कभी कोई दोषी भी गलत तरीके से फंस जाता है, कभी कोई वाकई ही दोषी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ऐसी भी संभावना होती है कि कभी एक इनोसेंट आदमी जो है वो भी फंस जाता है। और हमारा जो देश का कानून कहता है वो ये कहता है, a person is presumed to be innocent till his guilt is proven, that to beyond reasonable doubt, कि एक शख्स जो है वो निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है। नहीं तो इस कार्रवाई को आप शक की नजर से देखते हैं, इस कार्रवाई को शक की नजर से देख रहे हैं आप? जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से कि एलजी साहब, लोगों की कॉन्फिडेंस के लिए मुझे लगता है आपको एक इंक्वायरी इसमें पहले करनी चाहिए थी। ये पीआरओ रह चुका है, जो हमने सुना कि जो हमें फीडबैक मिला कि इनके एंटीसीडेंट्स अच्छे हैं, बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल शख्स है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि पहले एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। तो ऐसे आनन फानन आप डिसमिसल करते तो इट्स नॉट, ये एक सही बात नहीं है, एक लोगों में एक सही मैसेज नहीं जाती है। चलिए ठीक है, मेरे साथ दो खास मेहमान और चर्चा में जुड़ गए हैं। ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जेके बीजेपी से, और हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब सीनियर एडिटर है न्यूज 18 जेकेएल से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी और ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी, दोनों का स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी, जो बात यहां पर इरफान हाफिज लोन कह रहे थे, उन्होंने कहा वो इस पूरी कार्रवाई को शक की नजर से देख रहे हैं। आप देखिए कि पीडीपी का क्या कुछ रिएक्शन रहा या एनसी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन रहा, और हम देखते हैं कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है, खासकर अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो जब भी इस तरह के लोग जब पकड़े जाते हैं और इस तरह की काली भेड़ें जब पकड़ी जाती है तो उनको बचाने के लिए इस तरह के लोग, जिनकी आइडियोलॉजी टोटली वैसी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, अब कुछ लोग होते हैं प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप में यहां पर काम करते हैं, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबसे पहले सबसे कड़ी सजा देनी चाहिए। उसका कारण आपको बताता हूं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और सरकारी नौकरी यानी कि इस देश की नौकरी, अब ये सरकारी नौकरी जो इनको मिलती है, इनको तनख्वाह मिलती है, वो कहीं ना कहीं टैक्स से मिलती है, और वो टैक्स उन सभी लोगों ने जमा कराया होता है जिनको अभी पीछे 3 लोगों की निर्मम जिनके ऊपर फायरिंग कर दी गई थी, या वो प्रवासी मजदूर जो यहां पर आए थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने भी टैक्स जमा कराया था। यानी कि जिसके पैसों से आप लोगों के बच्चे पलते हैं, आप उसी को जब भरवाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र करते हैं, तो क्या हम सेक्शनों का इंतजार करते रहे? जिसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है पूरे कानूनी मापदंड को देखकर की गई है, और आर्टिकल 311 और सेक्शन 2C के अंदर की गई है, और ऐसी काली घोड़ों को तो सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, जिसके कारण अभी भी जो छुटपुट घटनाएं बीच में हो रही है इनके कारण हो रही है, और पता ही नहीं चलता कौन कहां से आता है और कहां आके किसको मार के चला जाता है, कहां से आ रही है फंडिंग, कहां से अभी ये सब कुछ हो रहा है। इस तरह की सिस्टम के अंदर जो काली बेड़े हैं, इनके साथ ऐसा होना बिल्कुल जरूरी है। इसी तरह की कुछ लोग, अगर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, तो SKICC में भी गिलानी साहब के रिश्तेदार, अगर आप देखेंगे तो उनको नौकरी दी गई थी, पता नहीं था कहां से कहां नहीं, और क्या उनके पास से फिर कौन से सबूत मिले थे। ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पर इन्होंने वो लोग बिठाकर रखे हैं कि सिस्टम के अंदर ये लोग सिस्टम के साथ मिल चुके हैं। अगर आप देखेंगे फिर बाद में आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बाकी को पर इल्जाम लगाते हैं, क्या करेंगे वो लोग भी, जब सिस्टम के अंदर जिनके पास सिस्टम का कंट्रोल है, ऐसे लोग ही जब देश के दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले सजा होनी चाहिए। ना तो ये लोग सच्चे मुसलमान हैं, ना ऐसे लोग अगर हिंदू है तो ना वो सच्चा हिंदू हो सकता है, क्योंकि हिंदुइज्म में भी कहीं लिखा कि जिसने आपको खिलाया पिलाया आपके बच्चे पाले उसको मरवाए, और ना ही इस्लाम में लिखा हुआ है कि जिसने खिलाया पिलाया आपके बच्चों को पाला उसको आप मराए। उबले बख्ती कहां पर गई, ये सब चीजें कहां पर? ठीक है, मोहम्मद अमीन डार जी, जब इस तरह की बातें कोई करता है। जी मोहम्मद अमीन डार जी, देखिए बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है, महबूबा मुफ्ती जी ने उनका जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल यह कार्रवाई सही नहीं है, उन्होंने तनकीद इस पर की है और इस पर एतराज जताया है, और इससे पहले भी जो इस तरह की कार्रवाई होती रही है उस पर महबूबा मुफ्ती जी सवाल उठाती रही हैं। देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, उन्होंने सही तरीके से एतराज उठाया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई चीज करने से पहले कोई नहीं कहता है कि जो मिलिटेंट्स के साथ मिला हुआ या पाकिस्तान का गद्दार है उसको सजा ना मिले, उसको सजा मिलनी चाहिए।
उस बात में कोई डिफर नहीं करता है। लेकिन कश्मीर का एक जो माहौल बनाया गया है यहाँ पे, एक हमारे भाई साहब ने बोला कि सेक्शन वैक्शन का हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर सेक्शन वैक्शन का इंतजार नहीं करना है, फेयर ट्रायल का इंतजार नहीं करना है, प्रॉपर जस्टिस सिस्टम का इंतजार नहीं है, तो फिर अदालतें लगाई क्यों है? अदालतें बंद करो। एक दूसरी बात है, द वे दे हैव बीन टर्मिनेटेड, उनको मौका देना चाहिए था कि अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, एक इंक्वायरी होती है, एक कमीशन बैठता है जो देखता है, जो दोनों साइड को सुनता है। यही है हमारी जमहूरी निजाम का एक खूबी है। ये पाकिस्तान नहीं है जहां आमरीत है, जो मर्जी किसी को करे क्या करे। ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, बड़ा मुल्क है हमारा, जिसमें अवर ग्रेट कंट्री, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उसमें एक आदमी को मौका दिया जाता है। यहाँ जस्टिस सिस्टम प्रिवेल होता है, यहाँ अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, उनके एक्सेस होता है, सबको फेयर ट्रायल का एक्सेस होता है। उनको अगर पूछा जाता, उनको भी मौका दिया जाता अपनी बात कहने का, फिर साबित होते तो अच्छी बात थी। लेकिन यह सिर्फ इतना एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी ने सही कहा। नहीं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, एक तरफ आप कहते हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ जब आतंकवाद के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं। या तो मुझे पूरी बात करनी नहीं, एक लाइन पर क्यों नहीं आते आप लोग? इंटरप्ट करते हो आप, बाकी लोगों को इंटरप्ट नहीं करते हो, फिर तो निकल जाऊंगा, फिर आप ही बताइए, मैं बैठ जाऊंगा, फिर क्या करना है मुझे यहाँ पे? सवाल यह है कि जो जिस तरीके से यहाँ, ये पहला वाका नहीं, बहुत से वाका उससे पहले भी हुए टर्मिनेशन के। यहाँ पे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, 4-5 लिस्टें तैयार हो गई, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो गया, फिर अगले दिन फ्रॉड निकला, सारा फ्रॉड होता है, करप्शन होता है, फिर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ लोगों को बेचारों को अंधेरे में डाल दिया, बेरोजगारी में डाल दिया, और जिनका रोजगार है उनको आर्बिट्रेरी तरीके से निकालते हैं। हम नहीं कहते हैं कि जो इन्वॉल्व है उसको सजा मत दो, लेकिन इन्वॉल्व को पहले उसकी गिल्ट साबित करो। उसका तरीका है कि अपनी ही कमेटी एक बनाओ, बगैर जांच पड़ताल की कार्रवाई हो गई। आपको क्या लगता है अमीनदार जी, बगैर जांच पड़ताल की कार्रवाई हो गई? ये कार्रवाई ऐसे ही हो गई? हाँ, जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सरकार बन गई। उसका दूसरे को अपनी बात कहने का मौका दिया नहीं। अगर आप जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं तो कौन सा इंसाफ हो जाता है? दैट इज वायर वी डिफर। हम वो चीज में डिफर करते हैं। जल्दी से आप जवाब दीजिए। देखिए, अगर इन चीजों देश एक संविधान से चलता है, जिन एजेंसियों ने जांच की है उन्होंने इसको दोषी पाया और पूरे का पूरा सबूत है उनके पास। बिना सबूत के, ये कोई पाकिस्तान नहीं है पर बिना सबूत के आप किसी को भी टांग दोगे। ये हिंदुस्तान है, सबूत के साथ पूरी की पूरी बात होती है। और सबसे पहले बड़ा दुख होता है जब इस तरह के लोग डिबेट में आके बैठते हैं और क्या बोल रहे हैं, मिलिटेंट कौन सी जात की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुझे बताइए जरा। ये मिलिटेंट लफ्ज कहां से आता है? टेररिस्ट है, पाकिस्तान के बाड़े के टट्टू है, जहां मिलते में टोक दिया जाता है। ये मिलिटेंट वर्ड ना यूज किया गए, और खासकर जब मैं डिबेट पे बैठा हूं, मुझे नफरत है इस मिलिटेंट वर्ड से। कौन सी जात की लड़ाई शुरू करके बैठे? आपको नफरत है? हमें आपके नफरत होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दहशतगर्दी, टेरर से सबको नफरत है, आपको ही नहीं है। आपके सब मिले हुए सिस्टम के अंदर, सब मिले हुए। चलो ठीक है, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वी डोंट रिक्वायर योर सर्टिफिकेट। आप गरीब के घर का चिराग बुझ के उसको जवाब, जिस गरीब का घर उसको कौन जवाब देगा? यहाँ कश्मीर के भी 40,000 लोग मरे हैं, मुसलमान भी 40,000 मरे हैं। किसी का यहाँ के पूरी घरों के देखे थे, वो कोई गैर नहीं थे। पाकिस्तान जिसके आप गुण गा रहे हो, उसी ने मरवाया उसको, जाके पता करें। हम पाकिस्तान के कश्मीर के मुसलमानों का पाकिस्तान के गुण गाने वाले हो, आज शीट पाकिस्तान की कर रहे हो तुम लोग। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना मोदी जी की, ना आपकी, ना आपके बीजेपी की। हमें हिंदुस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत है, मुल्क की सर्टिफिकेट की जरूरत है। बीजेपी पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू को हिंदुस्तान सर्टिफिकेट नहीं देता है। वी डोंट रिक्वायर बीजेपी सर्टिफिकेट। कौन नेशनल है, कौन इंटरनेशनल है? मुल्क का बेड़ा आप लोगों ने शर्म आनी चाहिए। हम नेशनलिस्ट हैं, आप नहीं है। आप नेशनलिस्ट की वजह से नेशनलिस्ट करते हो, पाकिस्तान नेशनलिस्ट हो तुम लोग। And we are concerned about nationalism. We don't know. चलिए ठीक है, मैंने दोनों को समय दे दिया। ठीक है अमीनदार जी, अभिजीत जसोटिया जी, मैंने दोनों को टाइम दे दिया। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी वेट कर रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सर एक चीज समझ में नहीं आती है, जितनी सियासी पार्टियां सब कहती हैं कि आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, 370 के बाद भी आतंकवाद एक बड़ा मसला बना हुआ है, और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सर जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जो आतंकियों के मददगार हैं, जो हैंडलर्स हैं, जो OGW हैं, उन पर जब कार्रवाई होती है तो यही सियासी पार्टियां उस पर सवाल उठाती हैं। देखिए हुरेरा, पहले इस सवाल से पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि किसी पैनलिस्ट ने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। देखिए, जब तक फहीम असलम जैसे लोग जो कश्मीरी एजुकेटेड और डिजर्विंग लोगों का हक खाते रहेंगे,
तब तक एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रहेगा। देखिए फहीम असलम को अपॉइंट किया गया था विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसेस, एक बैकडोर अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसके लिंक्स थे, उसके फादर भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर थे। चलिए मैं उनको ड्रैग नहीं करना चाहता, लेकिन जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, फहीम असलम क्लियरली एक सेक्शनिस्ट के साथ इन्वॉल्व थे, उसकी सपोर्ट से उन्हें ये पोस्ट मिली, जबकि लाखों अगर कैंडिडेट कश्मीर के अप्लाई करते तो कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट अपॉइंट हो सकता था, लेकिन फहीम जैसे लोगों ने ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स की पोजीशन खाई। आप देखिए ये जो उनके लिए जवाब है जो कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जब तक आप नेपोटिज्म होगा, उन लोगों को, अनडिजर्विंग लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट होती रहेगी, तो डिजर्विंग लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। बाकी रही फहीम के बैकग्राउंड के बारे में, आप देखिए फहीम के 3 सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र मैं यहां करता हूं, अंग्रेजी में है, नथिंग कैन एवर चेंज वन रियलिटी, कश्मीर विल ऑलवेज ऑब्जर्व ईद विद पाकिस्तान, ऑलवेज दैट लेट पाकिस्तान डिसाइड हु दे वांट टू गो विद। चौधरी साहब और मुफ्ती साहब, ये उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट है। दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट आप सुन लीजिए, मे अल्लाह सुब्हानहू तआला ईज द सफरिंग्स ऑफ मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब, एस्पेशली इन पैलेस्टीन, कश्मीर एंड पाकिस्तान। मे द ऑक्यूपेशन एंड ऑक्यूपायर्स burn in hell. May Allah accept the sacrifice of martyrs and may Gaza and Kashmir see the dawn of freedom soon. Ameen. और तीसरा मैं आपको उनका सोशल मीडिया पोस्ट बताता हूं, epitaph on the grave of my cousin from Islamabad, Anantnag, who was martyred by Indian occupational forces on 27th October 1990. He was 20 years old then. Please read the lines once and pray for his soul. तो आप देख लीजिए, एक आतंकवादी को वो मार्टर कह रहा है, और जो भारतीय सेना के साथ एक भारतीय सेना पे आतंकवादी हमला करते हुए मारा गया, वो कह रहा है कि वो कश्मीरी जो आर्मी है वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है, वहां पर वो कश्मीर की आजादी के लिए दुआ कर रहा है। किसे कश्मीर की आजादी चाहिए? तो देखिए, अगर आपकी ये आइडियोलॉजी है, आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पीआरओ का काम कर रहे हैं, पीआरओ का काम क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन की तस्वीर होता है। वो देखिए, जो कश्मीर के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो हर दिन मीडिया से बात नहीं करेंगे, कोई और डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बात नहीं करेंगे, तो एक तर्जुमान या एक आईना कहते हैं, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वो पोस्ट होती है। लेकिन अगर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऐसी आइडियोलॉजी लेकर काम कर रहा है, तो उसकी लॉयल्टी किस तरफ है? देखिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जिन लोगों को भी टर्मिनेट कर रही है, ये आर्बिट्ररी टर्मिनेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो प्रोविजन है उसमें, जहां पर वो आपको वक्त की सरकार को एक राइट देता है, एक हक देता है कि अगर आप ये पाते हैं कि कोई भी ऑफिशियल सरकारी मुलाजिम एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बाहर से पाकिस्तान, जिस तरह हर एक जो पैनलिस्ट है पाकिस्तान की बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का कोई कोड नहीं लाया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये है, जो जिसे आप कहें दी गवर्नमेंट हैज इन्वोक्ड 311(2)(c) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपको हक देता है किसी भी एम्प्लॉय को सैक करने के लिए अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। देखिए, ये जो 3 लोगों को सैक किया है, ये कोई फरिश्ते नहीं थे, इनके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, और एक एजेंसी से नहीं, मल्टीपल एजेंसी से। जिस फहीम असलम की अभी बात की जा रही है कि उसे जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का पीआरओ है, एनआईए भी जो देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो भी फहीम असलम का जो रोल है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, उसे प्रोब कर रही है। तो ये प्रोब कोई हवा में नहीं हो रही है, जब तक उसकी इन्वॉल्वमेंट थी इन केसेस में, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, तभी हो रहा है। देखिए, ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें जो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, किसी भी पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का मसला है, और कोई भी शख्स जो देश के खिलाफ हथियार उठाता है, देश के खिलाफ आवाज उठाता है, देखिए आप सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी की, कांग्रेस की, एनडीए, यूपीए, जिसकी भी कोलिशन हो, जिसकी भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन
देश था, देश है और देश रहेगा, और जो लोग देश के खिलाफ आवाज उठाएंगे उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं और उनका यह भी कहना है कि आप सिर्फ इन लोगों को आपने अभी तो टर्मिनेट किया है, लेकिन जिस दिन से इनकी अपॉइंटमेंट हुई है अभी तक इन लोगों ने जितने बेनिफिट लिए हैं, जितनी सैलरी ली है इनसे, वो भी फोर्टिफाई कीजिए, वो भी इनसे वापस लीजिए। जी तो बिल्कुल इरफान हाफिज लोन जी, आपने सुना कि ये तमाम चीजें देखिए हवा में नहीं हुई हैं, सबकी जांच पड़ताल हुई। और अब आप देखिए कि फहीम असलम की हकीकत क्या है, जो नफरत फैला रहा है, जो सोशल मीडिया पर कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई, इस कार्रवाई को आप शक की नजर से देख रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम निजी तौर गवर्नर साहब का, एलजी साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसी इस ऑर्डर के हवाले से, ये सरकार की पॉलिसी होती है, कोई निजी तौर हम गवर्नर साहब की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सिविल सर्विस रूल्स है, उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई किसी के खिलाफ कुछ आता है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन सकते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले क्या परेशानी है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आप तो देखिए, अगर हम पहले इसमें लीगल नहीं, इरफान हाफिज लोन जी, आप तो बड़ी हल्की बात कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट आप हैं। कोई अगर मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता है, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करता है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है, तो क्या उसे हल्के में लिया जाना चाहिए? आप कितनी हल्की बात कर रहे हैं? आप एक एंकर बन के रहिए और डिबेट करिए। नौकरी से निकाला है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को, कानून को फॉलो करके आपको करना, आपको फैसिलिटेट करना। आप सरकार के प्रवक्ता ना बने मेहरबानी करके, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप कैसे पक्ष ले सकते हैं? देखिए, मुझे ओपू साहब आप एक चीज बताइए, जब 370 गया गृह मंत्री भारत सरकार ने कहा राइट टू एजुकेशन, इरफान साहब मैं किसी का पक्ष, इरफान साहब मैं किसी का पक्ष सुन लीजिए इरफान जी, सुन लीजिए, कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो किया गया है। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, गॉस्पेल ट्रूथ, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन है 3112C, जो एक किसी भी गवर्नमेंट को इख्तियार देता है किसी को सैक करने के लिए, अगर वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पाया जाता है तो सस्पेंड करना। आप देख लीजिए, ये मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं यहां पर आपको क्लियरली रूल बता रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर एक सरकार को एक कानून हक दे रहा है कि आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आपको यह लगता है कि देखिए, आप टेम्परिंग कर करके पिछले 30 सालों में देख लिया कि आप जब बात करते हैं कि टेररिज्म खत्म नहीं हुआ तो हार्ड एक्शन तो लेना पड़ेगा। हमारी बात आप सुनिए, अमन, आप सुनिए हमारी बात। इस कानून के बावजूद भी सरकार के पास विकल्प है, वो सस्पेंड केवल कर सकती है। अगर आपको याद होगा, एज ए जर्नलिस्ट बारामूला में जब गृह मंत्री जी आए थे, अमित शाह जी, उन्होंने कहा अगर कोई भी गलत रास्ते पे चला जाता है, हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उसको समझाया जाए, काउंसलिंग की जाए, और पंचायत, बाकी लोग, चुने हुए नुमाइंदे इसमें रोल निभाए। अगर कोई ऐसी बात, देखिए, अगर साध्वी कहती है नथुराम गोडसे की पूजा की जाए, उन्हें ग्लोरीफाई किया जाए, नथुराम गोडसे, वो कहती है कि भाई वो मानती है कि वो एक शहीद था नथुराम गोडसे जो बापू का कातिल था, तब आपको आपत्ति नहीं थी, तब आपने कोई कार्रवाई साध्वी के खिलाफ नहीं की। अगर कोई पोस्ट ऐसा लिखता, उसको समझाइए, उसको सस्पेंड करिए और उसे मौका दीजिए, उसके पीछे उसका परिवार मोहम्मद अमीन डार जी, ना, आप इनको मानते ना कश्मीर के लोग हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इनको अहिंसा पे चलाया जाए। इरफान जी, आप चाहते हैं कि आतंकवाद भी खत्म और सख्ती भी ना हो, सख्त कदम भी ना उठाए जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम ना उठाए जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम ना उठाया जाए जो गुनहगार हैं, जो आतंकियों के मददगार हैं। हम आपको केवल इतना, आप सुनिए, मैं क्या आप कह रहे हैं कि आप शक की नजर से देखते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला बंद, आप सवाल उठा रहे हैं ना, आप सवाल उठा रहे हैं इस कार्रवाई पर, फिर वो बंद था, इस कार्रवाई पर आप सवाल उठा रहे हैं। जहां पर राइट टू एजुकेशन है, उन्होंने कहा सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि था। उन्होंने कहा एंटी करप्शन नहीं है, लेकिन वो कानून यहां पर था। आपने तब पूछा कि सरकार से कभी डिबेट किया? मोहम्मद अमीन डार जी, आपने पार्लियामेंट में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और आप हमें कहते हैं कि मोहम्मद अमीन डार जी, देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा, मुझे नहीं, अमीन डार जी,
महबूबा मुफ्ती खुद कहती हैं कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, और फिर जब उस पर सख्त कदम उठाया जाता है तो उनकी तरफ से इस तरह का रिएक्शन आता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, शक की नजर से देखा जाता है। डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम सब कहते हैं आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जो तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके ने उठाया है, ये आतंकवाद के मददगार है ना, जिन पर कार्रवाई हुई है आतंकवाद के मददगार है ये लोग। या आप सरकार बनिए, सरकार का प्रवक्ता बनिए, यहां एंकर बनिए, दो चीज में आप बताएं आप हैं क्या? यू हैव टू बी वन ऑफ द टू। हमें सवाल पूछा आपने, हमें जवाब दे दीजिए। आपको मिर्ची क्यों लगती है इतनी? देखिए दो चीज है, सिलेक्टिव यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, अगर कोई इंटरनेशनल है उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होते हैं, सही साबित होता है, उसको हटाइए, लेकिन उसको अपना मौका दे दीजिए बात कहने का। दूसरी चीज यह है कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौका देते रहेंगे, जम्मू कश्मीर कश्मीर बर्बाद हो गया, कब तक मौका देते रहेंगे? कब तक मौका देते रहेंगे और कब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे? जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया, जम्मू कश्मीर तबाह हो गया है, अब सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त फैसला लेना पड़ेगा। या आप सरकार का प्रवक्ता बनिए, सीधे से सरकार टीवी चैनल में क्या कर रहे हो आप? जसोटिया जी, अभिजीत जसोटिया जी, दूसरी बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी कहता है जब नॉर्मल स्टेट हो तो इलेक्शन कराओ, तो 5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? आप सिलेक्टिव यूज क्यों करते हो? अभिजीत जी जवाब दे रहे हैं। बड़े चीज में कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि जिस तरह से अभी सोडी साहब ने एक एक चीज, उनके जो पोस्ट है वो सारे के सारे निकालकर आपके सामने कर दिए। हमारे भारत की फौज के खिलाफ टिप्पणी करना, पाकिस्तान के लिए उसकी फेवर में टिप्पणी करना, और सबसे बड़ी बात अनंतनाग को इस्लामाबाद कहना। ये अनंतनाग को इस्लामाबाद बोलते और इनकी जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी अनंतनाग को इस्लामाबाद बोलती है। जरा उनकी पुरानी ये जो इस्लामाबाद बोलते हैं इनको वही काबिल नहीं है, इनको वही भेजिए जहाँ इस्लामाबाद है। हिंदुस्तान में अनंतनाग है, इस्लामाबाद जिनको चाहिए इनको वही भेजेंगे, इसके पार जाएंगे सारे के सारे। और जिस पार्टी की बात करेंगे वही पार्टी है। देखिए हम हिंदुस्तानी है, चार्जशीट में कहा गया है कि पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह अबू दुर्जाना के साथ करा रहे थे, ये तो वो पार्टी है। आप इनसे और क्या तवक्को रख सकते हैं? ये तो इस्लामाबाद ही बोलेंगे, इसलिए सबके सब पैक करके इस्लामाबाद भेजने वाले हैं। हिंदुस्तान में अनंतनाग और अनंतनाग ही रहेगा, जो उसको इस्लामाबाद बोलेगा उसको बॉर्डर के पार वहां पर भेजा जाएगा जहां पर भुखमरी है, और वहां पर जाकर ऑर्डर लेना पड़ेगा 500 रुपए किलो। आपका काम ही है, आपका काम ही है नफरत फैलाना। आप हिंदुस्तान में कर रही है यही काम, नफरत फैलाने का काम, और क्या आप करके को यहाँ पर लाके यहाँ की बच्चों का जबरन निकाह कर रहे हो, टेररिस्टों के साथ आप प्यार खिला रहे हैं यहाँ पर। इन्फ्लेशन के बाद एनआई की चार्जशीट जिसकी चार्जशीट उड़ा के देखिएगा। अबू दुर्जाना क्या लेना देना? अबू दुर्जाना कौन लगता था आपका? क्यों गए थे उसके बारात में सारे के सारे भगड़ा मारते हुए? क्यों गए थे अबू दुर्जाना की बारात के अंदर? इस तरह की तो आप लोगों ने षड्यंत्र रचे हैं यहाँ पर, और बातें करते हो यहाँ पर। 50 हजार लोग मरे हैं, इनके अंदर आपका ही कसूर है सारे का सारा। पाकिस्तान के षड्यंत्र के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर यहाँ पर काम करते हो और आके हिंदुस्तान का खाते हो। ठीक है जसवंत जी, मैंने देखिए समय दे दिया। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, एक बहुत वाजिब सवाल है कि आतंकवाद एक बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के लिए, और सभी उससे बहुत एक तरह से कहीं ना कहीं उससे झेलते चले आ रहे हैं, और हमेशा ये कहा जाता है कि सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और जब प्रशासन और सरकार की तरफ से 370 के बाद सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वही लोग सबसे पहले सवाल उठाते हैं जो ये कहते हैं कि वो आतंकवाद से परेशान है। देखिए हुरेरा, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इनकी बातों पे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब महबूबा मुफ्ती ही चीफ मिनिस्टर थे, तो तब जब कश्मीर के यूथ मारा जाता था तो महबूबा मुफ्ती का ये कहना होता था कि क्या वो यूथ जो है आर्मी के कैंप के पास टॉफी लेने गए थे। तो ये देखिए, जो रूलर होता है उस वक्त का, जो गवर्नमेंट में होता है, उसको टफ स्टैंड लेना पड़ता है। और जो अपोजिशन में है, जैसे इस वक्त जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में है, वो ये एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन ये भूल जाएंगे जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी और जब पत्थरबाजों पे गोलियां चलती थी तो महबूबा मुफ्ती ही ये सवाल उठाते थे वो पत्थरबाज आर्मी के कैंप के पास क्यों गए थे, क्या वो टॉफी लेने गए थे। काफी मशहूर स्टेटमेंट है, उस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक पर्सनल अटैक किया है
हमारे को पैनलिस्ट ने जो डिफेंस कर रहे हैं उन 3 लोगों का, हमें कहा कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं। देखिए, वी एज अ जर्नलिस्ट हम सरकार के प्रवक्ता नहीं है, हम जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता हैं, आम लोगों के प्रवक्ता हैं। और जो लोग आम लोगों का हक खा रहे हैं, आतंकवाद को समर्थन देके, आप देख लीजिए, आतंकवाद की वजह से कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हुई, आतंकवाद की वजह से कई हजार कश्मीरी आज कब्रों में दबे हुए हैं, आतंकवाद की वजह से जो जम्मू कश्मीर है कई दशक पीछे है। अगर उसके बारे में, उसके खिलाफ आवाज उठाना, आप उसे सरकार का समर्थक कहते हैं, तो ये आपकी सोच दर्शाता है, जर्नलिस्ट की नहीं। हम जर्नलिस्ट हैं, हम गोलियों बंदूकों से डरते नहीं हैं। चाहे अगर वो सरकार गलत कर रही है तो हम ही वो लोग हैं जो पॉइंट आउट करते हैं और लोगों के सामने लाते हैं। और जब आतंकवादी गलत करते हैं, देखिए सईद शुजात बुखारी हमारे ही कलीग थे, मारे गए आतंकवादियों द्वारा। क्यों मारे गए? क्योंकि वो सच का साथ देते थे। तो आप हमें सरकार का रिप्रेजेंटेटिव कह के हमें टेररिस्ट का टारगेट ना बनाए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी और मेरे कलीग्स की तरफ से। बाकी रही बात, जहां पर आप ये बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो टफ स्टैंड पिछले 30 सालों से हमने देख लिया, एक लॉन्ग रोप दी गई आतंकवादियों के साथ, चाहे वो यासीन मलिक हो, शबीर शाह हो, उन लोगों के साथ डिफरेंट लेवल्स पर टॉक की गई। हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई कश्मीर में, क्या निकला उसका? कुछ नहीं निकला। कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद भड़काया जाता रहा। आज भी आप देख लीजिए, 2 घुसपैठ के बिट्स जो हैं पुंछ में सुरक्षा बलों ने विफल किए हैं। क्या आपने उससे कंडेम किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो आपका नैरेटिव सूट नहीं करता। आपका नैरेटिव सूट करता है कि अगर कोई स्पेड को स्पेड कहता है तो उसको सरकार का रिप्रेजेंटेटिव या सरकार का स्पोक्समैन लेबल कर दीजिए। कश्मीर में जो जर्नलिस्ट अगर सरकार की बात करता है या सही बात करता है, देखिए ऑलवेज, मैं नहीं कहता कि हर बार सरकार सही होती है, लेकिन टाइम आ चुका है, पिछले 30-32 साल से कश्मीर सफर कर रहा है। अब अगर कोई डिसाइसिव डिसीजन लिए जा रहे हैं इन लोगों पे, देखिए इन लोगों को कोर्ट में, आप कह रहे हैं कि लॉ फॉलो नहीं किया, तो इन लोगों को कोर्ट में जाने से कौन मना कर रहा है? अगर इन्हें लग रहा है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, जाएं कोर्ट में प्रूव करें कि ये इनोसेंट थे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो डिसीजन लिया गया सही है या गलत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इन लोगों को लॉन्ग रोप दी जाए और ये फिर से देश को नुकसान पहुंचाते रहें, तो शायद वो टाइम अब नहीं है जो पहले था कि आपने एक गलती की, किसी ने एक थप्पड़ मारा और आपने दूसरा मुंह सामने कर दिया और वो बंदा आपको मारता ही जा रहा है। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि अगर देश की तरफ कोई आंख उठा रहा है तो उस आंख को फोड़ा जाएगा। और इस वक्त पूरा देश इस पॉलिसी को अप्रिशिएट कर रहा है। आप देखिए, बेगुनाह लोगों का, अगर परसों 3 जो बिहार के लोग आए थे उन पे कश्मीर पे हमला किया गया, कितने कश्मीरी हम लोग थे, मैं भी कश्मीरी हूं, कितने कश्मीरी हम लोग सड़कों पे आए, कितने लोगों ने उसे कंडेम किया। बस एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके हमने उसे ये ट्वीट कर दिया कि वी कंडेम दिस इंसिडेंट। किसने कॉल आउट किया कि जो टीआरएफ ने क्लेम किया है, टीआरएफ कश्मीरी नहीं है, टीआरएफ जो है पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है, कितने लोगों ने किया? देखिए, हमें पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़ के नीड ऑफ द आवर है कि इस वक्त कश्मीर जिसने 30 साल से सफर किया, अगर एक डिसीजन लिया जाता है कि कश्मीर को राहत दी जाएगी, तो उस डिसीजन का हमें सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर सख्त कदम उठाया जाता है तो उसके साथ आना होगा। और जब भी जो एक बिदत है और जो एक जख्म है आतंकवाद का, अगर इसको जड़ से खत्म करना है, इस नासूर को अगर खत्म करना है, तो इसके खिलाफ अगर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ कश्मीर के लोगों को भी साथ आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, समय की कमी है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी बहुत बहुत शुक्रिया, इरफान हाफिज लोन जी, मोहम्मद अमीन डार साहब और ठाकुर अभिजीत जसरोटिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।